तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एक इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं और आज हमारे कॉलेज में था टेस्ट। तो मैंने बच्चों को पूरी कॉपी अच्छे तरीके से रिवाइज करने के लिए बोला था और सारे बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करके आए हुए थे। तो मैंने भी सोचा कि जब बच्चों ने इतनी ज़्यादा मेहनत की है तो उनको हम ऐसे क्वेश्चन देते हैं जिसमें उनको कुछ ना कुछ अपना दिमाग ज़रूर लगाना पड़े, ठीक है, जिससे अगर उनके कम मार्क्स आते हैं तो वो आगे और भी ज़्यादा मेहनत करने के लिए थोड़ा सा प्रेरित हो सके। तो आज हमने कौन कौन से क्वेश्चन रखे थे टेस्ट में, आज हम उन क्वेश्चनों को इस क्लास में सॉल्व कराएंगे जिससे आप सभी लोगों भी उसका एक नया अनुभव ले सकें। ठीक है, आप कितने क्वेश्चन उसमें सॉल्व कर सकते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए, जो मैंने टेस्ट लिया वो हम फिजिक्स सेकंड पेपर से लिए क्योंकि हम फिजिक्स सेकंड पेपर पढ़ाते हैं और मैंने टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल को रखा। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मुझे लगे उन्हीं क्वेश्चनों को दिया था। तो 5 न्यूमेरिकल हमने दिए थे और वो 5 न्यूमेरिकल आपको इस क्लास में सॉल्व कराने जा रहे हैं। 5 से 6 न्यूमेरिकल थे, ठीक है। सभी विद्यार्थी न्यूमेरिकल को देखेंगे और अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, कितने न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते थे ये कमेंट बॉक्स में मैं जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास के पहले न्यूमेरिकल को। तो जो पहला हमारा न्यूमेरिकल है, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, पहला न्यूमेरिकल है कि एक धातु का कार्यफलन 2.5 × 10⁻⁻19 जूल है। यदि इस धातु में 6 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का एक प्रकाश किरण पुंज डाला जाए तो स्तब्ध विभव की गणना कीजिए। जो स्तब्ध विभव है आपका, इसी में विद्यार्थी कंफ्यूज हो गए कि ये क्या है। एक नया वर्ड देखने को मिल रहा है, जबकि हेडिंग्स डला करके मैंने लिखाया भी है, आप सभी को नोट्स भी प्रोवाइड किया है टेलीग्राम चैनल पर। संस्तब्ध विभव को हम निरोधी विभव के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर निरोधी विभव की गणना करने के लिए आपसे कहा गया है। पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है उसे हम नोट करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है धातु का कार्यफलन। कार्यफलन को सभी विद्यार्थी जानते हैं, W से लिखते हैं। तो W बराबर आपको दिया गया है 2.5 × 10⁻, कितना दिया गया भैया, -19 जूल, ठीक है। उसके बाद इसमें कहा गया कि इस धातु में, यदि इस धातु में 6 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति को यहाँ पर न्यू से लिखा जाता है, वो आपको दिया गया 6 × 10⁻14, कितना दिया गया, 6 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति, ठीक है, का प्रकाश किरणपुंज डाला जाए तो संस्तब्ध विभव की गणना कीजिए। अर्थात आप सभी लोगों को निरोधी विभव की गणना करना है। निरोधी विभव को हम V0 से लिखते हैं, कैपिटल V0 से लिखते हैं। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है, आइंस्टीन समीकरण से आप सभी लोगों ने पढ़ा है। क्या पढ़ा भैया, आइंस्टीन समीकरण से, क्योंकि ये क्लास वो विद्यार्थी भी देख रहे हैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, क्योंकि उनको सॉल्यूशन के लिए मैं एक क्लास जरूर शेयर करूँगा। तो आप सभी बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा, जहाँ पर भी गलती हुई है इसे सुधारिए जरूर। तो आइंस्टीन समीकरण से, देखिए, आइंस्टीन समीकरण से आप सभी लोगों ने क्या पढ़ा, आइंस्टीन समीकरण से आप सभी लोगों ने पढ़ा E के बराबर क्या पढ़ा भाई, h⁻ का W। सभी विद्यार्थियों ने पढ़ा। आइंस्टीन समीकरण को मैंने प्रूव भी कराया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम बात करें तो E के बराबर क्या होता है, E के बराबर होता है EV0। इसी V0 को हम निरोधी विभव या संस्तब्ध विभव कहते हैं। अच्छा, ये आप कहोगे h⁻ का W। सभी विद्यार्थी जानते हैं H होता है प्लांक नियतांक, न्यू होती है आवृत्ति, W होता है कार्यफलन, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करने के लिए आवश्यक होती है, उसी को हम उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। ये परिभाषा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कैपिटल V0 निकालना है तो h⁻ का ये W हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा, E होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। तो ये हो जाएगा V0 बराबर, H की वैल्यू सभी विद्यार्थी जानते हैं 6 × 10⁻6 जूल, और यहाँ पर जूल सेकंड होता है। और न्यू की अगर बात करें, आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति की वैल्यू कितनी है, आवृत्ति की वैल्यू है 6 × 10⁻14 माइनस W की अगर बात करें तो W की वैल्यू आपको दी गई है 2.5 × 10⁻19, ठीक है। बटे में आ जाएं। E की बात करें, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻19। देखिए, यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं इसलिए आपको आसान लग रहे होंगे, लेकिन जब ये न्यूमेरिकल मैंने टेस्ट में दिए तो मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों का जो चेहरा देखा तो ऐसा लग रहा था कि वो जो है इन क्वेश्चनों में कन्फ्यूज हैं। ऐसा लग रहा है कि वो पहले इन क्वेश्चनों से कभी नहीं मिले हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ कि इतनी मेहनत से पढ़ाने के बाद भी विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन नए लगे, और हमें उम्मीद है कि आगे आप सभी लोग मेहनत करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया, देखिए ये हो गया 6.6 × 10⁻, यहाँ पर देखिए ये गुणे में है -34 और 14, इसे सॉल्व करेंगे -20 हो जाएगा और गुणे में आपका केवल और केवल 6 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर आगे अगर देखें तो माइनस चिन्ह लगा हुआ है, ये हो जाएगा 2.5 × 10⁻19। अब बटे में आ जाएंगे तो ये 1.6 ×
माइनस का 19। अब क्या होता है कि हम पहले तो सेम पदों को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, वैसा बनाते भी हैं। देखो अगर इसमें से 10 की घात 19, सॉरी यहाँ पर देख लीजिएगा -19 है, हमने +19 लिख दिया है, इसको सही कर लीजिएगा गलत ना होने पाए। ओके, तो 10 की घात -19 हम दोनों में कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पर बचेगा 10 की घात -1। 10 की घात -1 का मतलब 0.1 अंक आगे और बढ़ा सकते हैं, तो ये 0.66 गुणे हो जाएगा 6 और 10 की घात -19 कॉमन ले लिया, -2.5 हो जाएगा। 10 की घात 19 इसमें से भी कॉमन ले लिया गया और ये हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात -19। भैया 10 की घात -19 से 10 की घात -19 पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। V0 बराबर ऊपर गुणा कर लीजिए, 6 गुणा 36, 6 जाग 36, 3 कितना हो जाएगा 39। 0.2 अंक आगे, 2 अंक आगे लगा लीजिए, -2.5 बटे में 1.6, 3.96 से आपको घटाना है 2.5, ठीक, ये 6 हो जाएगा, 9 से 5 गया 4 हो जाएगा, 3 से 1 दशमलव, ये आपका हो जाएगा V0 बराबर 1.46 बटे में 1.6, दशमलव से दशमलव हटा लीजिए। अब आपको इसे भाग कर देना है बस। ये 146 है और 16 नवैया कितना होता है भाई, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा। 16 नवैया होता है 144, ठीक है, बचा आपका 2, ठीक है, 16 1 कम 16 या 10 बचा, 16 नवैया 144, बचा आपका 2, पॉइंट लगाया मैंने और 0 बढ़ाया, 20 हो गया, 16 1 कम 16, 4 बचा, 16 दूना 32, 8 बचा, 16 पंचे 80, ठीक है। जब 10 से भाग करेंगे बटे में 10 तो ये 0.9125। अच्छा विभव है, ठीक है, निरोधी विभव है, विभव का मात्रक क्या होता है वोल्ट। तो ये था बढ़िया मस्त न्यूमेरिकल, हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये न्यूमेरिकल पसंद आया होगा, ठीक है। ऐसे ही क्लासें आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे, तो जो विद्यार्थी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बढ़ते हैं आज के क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न था। चलिए भाई, ये हो गया आज की क्लास का पहला प्रश्न। ओके, इसको रब कर देते हैं और सभी विद्यार्थी भाई क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लासें अब आप सभी लोगों के समक्ष डेली आने वाली हैं। क्योंकि अब जो प्रॉब्लम्स थी वो लगभग समाप्त हो गई हैं, ठीक है। माता जी की तबीयत घर पर हमारे थोड़ा ख़राब चल रही थी, इस वजह से हम आपको क्लासें नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे, ठीक है, लेकिन अब प्रयास करेंगे कि आपके रेगुलर क्लासें हों। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, तो ये हमने क्वेश्चन दिया था विद्यार्थियों को और मैंने दिया था एक नाभिक चैप्टर का न्यूमेरिकल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने आप लोगों को 1 शॉर्ट क्लास प्रोवाइड की है, आप सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है बहुत ध्यान से देखिए स्क्रीन पर, एक ड्यूट्रॉन नाभिक है तथा अल्फा कण की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, ध्यान दीजिएगा, जब बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन की बात करते हैं तो क्या करते हैं हम, प्रति न्यूक्लियन क्रमशः 1.25 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 7.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो निम्नलिखित अभिक्रिया में Q का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर अभिक्रिया दी गई है 2, है ना, उसके बाद दिया गया है 1H2, मतलब ये ड्यूट्रॉन है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है 2He4 हीलियम नाभिक को हम क्या बोलते हैं अल्फा, या हम कह सकते हैं अल्फा कण, ओके, और प्लस Q, हमें Q की वैल्यू की गणना करनी है। इसमें इन्होंने कहा है, क्या कहा है कि ड्यूट्रॉन की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा दी है, तो हम एक ड्यूट्रॉन, ध्यान दीजिएगा, एक ड्यूट्रॉन की जब बॉन्डिंग एनर्जी निकालेंगे अर्थात बंधन ऊर्जा निकालेंगे, तो देखिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा दी है और ड्यूट्रॉन, ये आपका ड्यूट्रॉन में कितने न्यूक्लियन है 2, तो प्रति न्यूक्लियन जो बंधन ऊर्जा दी उसको 2 से पढ़े गुणा कीजिए तो एक ड्यूट्रॉन की ऊर्जा आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर एक ड्यूट्रॉन की जो प्रति बंधन ऊर्जा दी गई प्रति न्यूक्लियन वो 1.25 दी गई, और चूंकि 2 न्यूक्लियन है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना भाई, आ जाएगा 2.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक ड्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा है, और है कितने ड्यूट्रॉन यहाँ पर देख सकते हो 2 टाइम्स है, तो टोटल जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा तब 2 ड्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा बराबर 2 × 2.5, तो ये आ जाएगा 2.5 गुणे 2 मतलब कितना होता है 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, अब ये आपका हीलियम नाभिक जिसको अल्फा कण कहते हैं, तो अल्फा कण की जब बंधन ऊर्जा निकालेंगे, कण की बंधन ऊर्जा, अब जो प्रश्न में दिया गया है वो ये कह रहे हैं प्रति न्यूक्लियन अब बंधन ऊर्जा है अल्फा कण की, वो आपकी कितनी है, वो आपकी है 7.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो अल्फा कण में कितने न्यूक्लियन है 4, तो इसको हम 4 से गुणा करेंगे,
किससे गुणा करेंगे? 4 से। 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, एक कितना हो जाएगा? 29.1 अंक आगे बढ़ाएंगे तो ये अल्फा कण में जितने न्यूक्लियन थे उसकी मैंने बंधन ऊर्जा निकाल ली है, क्योंकि 4 न्यूक्लियन थे। अब इसके आगे कोई टाइम्स मतलब 2 से या 3 से किसी से जुड़ा नहीं है, तो ये अल्फा कण, एक ही अल्फा कण की बंधन ऊर्जा हो गई। अब जब हम क्यू का मान निकालेंगे तो इस बंधन ऊर्जा से इस बंधन ऊर्जा को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तभी तुमको पता चलेगा कि यहाँ कितनी ऊर्जा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 29.6 माइनस कितना? 2.5 और है कितना भाई? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। घटा दीजिए भाई, तो ये देखिए आप 6 से 5 को घटाएंगे तो 1 बचेगा और 29 से 2 को घटा दीजिए। देखिए कुछ गड़बड़ कर रहे हैं भाई, 2.5 नहीं घटाना है, ये देखिए 5 को घटाना है, 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन। तो ये कितना बचेगा? 24.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो जो हम 2.5 घटा रहे थे वो तो हो गई केवल 1 ड्यूट्रॉन की, क्योंकि यहाँ 2 ड्यूट्रॉन है ना, तो 2 ड्यूट्रॉन की जो आपकी टोटल बंधन ऊर्जा है वो आपको माइनस करना है। ओके, तो इस तरीके से क्यों का मान निकलते। ये प्रश्न भी मुझे अच्छा लगा था। मैंने बहुत ही सिलेक्टेड न्यूमेरिकल रखे थे, बहुत भारी नहीं रखे थे। ये न्यूमेरिकल 2 से 3 नंबर और एक आधे 5 नंबर में भी आ जाते हैं कभी कभी, लेकिन 2 से 3 नंबर मान के चलिए। इसमें भी विद्यार्थियों को बड़ा सा नया फील हुआ है कि ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, और ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड भैया, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक, वो मैंने दिए थे। तो प्रैक्टिस भाई बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करते रहिए। तो ये आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं आज की क्लास के तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं आपकी स्क्रीन पर भैया। तीसरा क्वेश्चन ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से संजो के भाई रखा हुआ है। जो तीसरा क्वेश्चन है उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। मिल जाओ भैया, कहाँ चले गए हो? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि एक प्रकाश किरण प्रिज्म, और प्रिज्म कांच का बना होता है, उसका अपवर्तनांक n बराबर दिया गया है √3। पहले लिख लेते हैं, ये आज की क्लास का न्यूमेरिकल नंबर 3। n बराबर आपको दिया गया है √3 और में गुजरने पर न्यूनतम विचलित होती है। बात ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम विचलित होती है, और न्यूनतम विचलन की स्थिति में r बराबर a/2 होता है या a बराबर 2r होता है। आपको मैंने प्रिज्म के अपवर्तनांक वाले सूत्र में मैंने बताया अच्छे तरीके से। अच्छा, आगे क्या दिया गया है कि विचलित होती इस किरण के लिए आपतन कोण अपवर्तन कोण का दुगुना है। आपतन कोण को ऐसे लिखते हैं, वो अपवर्तन कोण r का दोगुना है। और इन्होंने कहा है तो प्रिज्म कोण और अपवर्तक, तो अपवर्तन कोण का दुगुना, तो प्रिज्म कोण को लिखते हैं ऐसे, इसको अपवर्तक कोण भी कहते हैं। प्रिज्म कोण और अपवर्तन कोण जिसको r बोलते हैं, इसकी वैल्यू निकालिए। जैसा सभी लोगों ने पढ़ा स्नेल के नियम में, n बराबर क्या पढ़ा भाई? sin i बट्टे sin r। हर एक विद्यार्थी ने पढ़ा है। n की वैल्यू दी है √3 और sin i की अगर बात करें तो i की वैल्यू बोले 2r रखो, क्योंकि आपतन कोण अपवर्तन कोण का दुगुना है, और ये हो गया sin r। अच्छा, sin 2 थीटा के रूप में बन रहा है कि नहीं? sin 2r, तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू में cos थीटा। बटे में आ जाऊँ, ये हो जाएगा भाई sin r। sin r से sin r कैंसिल, 2 इधर ले आइए, तो ये √3/2 बराबर कितना हो जाएगा? cos r। ये cos कितने की वैल्यू? तो आप कहेंगे cos 30 डिग्री की वैल्यू है, बराबर कितना? cos r। cos से cos काटते नहीं है, तुलना करने पर r बराबर हमारा 30 डिग्री आ जाएगा। प्रश्न में यही पूछा गया था कि r कितना आएगा और a कितना आएगा। तो हमने कहा न्यूनतम विचलन की स्थिति में a बराबर होता है 2r, तो a बराबर 2 × r की वैल्यू 30 डिग्री, तो a बराबर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। आपसे ही पूछा गया था कि r और a की वैल्यू कितनी होगी। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, मुश्किल ही किसी को दिक्कत होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। बस ये कंडीशन याद रखनी थी आपको यहाँ पर। चलिए आज के क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर बढ़ते हैं। ओके, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिया था, बहुत ही बढ़िया प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 4 भी। क्राउन कांच से द्विउत्तल लेंस बनाना है। द्विउत्तल लेंस कैसा होता है? जो उत्तल लेंस होता है इसी को द्विउत्तल लेंस बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं भाई? अच्छा, इस लेंस के जो ये पहला पृष्ठ, इसकी वक्रता त्रिज्या r1 होगी। देखो दोनों पृष्ठों की, द्विउत्तल लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या सेम होती है। इसकी जो r1 होगी, r1 बराबर r, ये पॉजिटिव होगी, और इस वाले पृष्ठ की जो r2 होगी ये भी r के बराबर होगी, लेकिन ये निगेटिव होगी। कारण क्योंकि ये x अक्ष की ऋण दिशा में पड़ेगी।
तो इसमें ये कहा कि एक द्विउत्तल लेंस की बनाना है, लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या कितनी रखी जाए। जो आर का मान है कि वही दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या होगी, बस एक की धनात्मक है एक की ऋणात्मक। और बोल रहे हैं कि लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर हो। देखिए क्षमता को पी से लिखते हैं, वो आपको दी गई -2.5 डायोप्टर। तो हम यहाँ से फोकस दूरी, क्योंकि क्षमता और फोकस दूरी में संबंध कक्षा 10 से पढ़ते चला रहे हो, 100/p होता है। तो फोकस दूरी आ जाएगी 100/p की वैल्यू -2.5, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ, और ये हो जाएगा 25 चौको 100 माइनस का 40 सेंटीमीटर। ये वही फोकस दूरी आ जाएगी इस लेंस की। और प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि क्राउन कांच का अपवर्तनांक n बराबर 1.65 है। तो आपको ये बताना है कि जो है बताइए हाँ त्रिज्या कितनी होगी। तो आप सभी लोगों ने पढ़ा है, सूत्र पढ़ा है 1/f बराबर वही में रखा है, तो ये हो जाएगा n-1 ANG से भी लिख सकते हो, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1/r1 - 1/r2। सभी लोगों ने लेंस मेकर सूत्र में पढ़ा है। तो 1 फोकस दूरी कितनी है -40, n अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष कितना है भाई, अपवर्तनांक 1.65 है, 1.65 -1, 1/r1 की वैल्यू आपको r1 आपको पॉजिटिव रखना है और r2 आपको -r रखना है, तो माइनस ये +r हो जाएगा। ये हो जाएगा -1/40, और ये इसको जब हम घटाएंगे 1.65 से 1 को, तो ये 0.65 आएगा और पॉजिटिव आएगा क्योंकि धनात्मक संख्या बड़ी है, और ये आपका हो जाएगा 2/r। बात समझ में आई कि नहीं। तो ये आपका कितना हो जाएगा भैया, r को इधर ले आइए और इधर आपका 2 × 0.65 है। और एक काम कीजिए, इसको आप उधर लेकर चले जाइए, गुणे में -40। देखिए कुछ गड़बड़ हुआ क्या, हमारे समझ से तो कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। r1 की वैल्यू पॉजिटिव, ओके सब क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये आपका r बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इस पॉइंट को हटाइए, नीचे 2 0 बढ़ाइए, इस 0 से इस 0 को काटिए, 2 पंची 10 कीजिए, 5 से इसको काटिए, 13 5 65, 13 चौको 52, माइनस का 52 सेंटीमीटर। r बराबर जो आया -52 सेंटीमीटर आया। हमने कहा जो r1 है, देखिए -52 आया है, तो मतलब ये वाली वैल्यू हो जाएगी, r की वैल्यू पॉजिटिव आ लेना है, तो r1 बराबर आपका 52 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से त्रिज्या पूछ रहे, तो ये त्रिज्या आपकी हो गई। क्लियर, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ये बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन आते ही रहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो मैंने दिया था, है ना। तो अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि लेंस की वायु में फोकस दूरी एवं लेंस को द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए लेंस की अगर वायु में फोकस दूरी की बात करें, लेंस की वायु में फोकस दूरी की अगर बात करें तो हम निकालेंगे कैसे भाई, लेंस मेकर सूत्र से 1/f बराबर n-1 1/r1 - 1/r2। बात यह है कि अगर वायु में तो यहाँ FA बना देंगे, एयर में फोकस दूरी, और जो अपवर्तनांक होगा जिस माध्यम में होगा उसी के सापेक्ष लिया जाएगा, ANG हो जाएगा, मतलब वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। अच्छा, तथा ये बोला गया द्रव में डुबोने पर, और जब किसी लेंस को हम द्रव में डुबोएंगे तो उसकी फोकस दूरी हम भाई द्रव में निकालेंगे, और द्रव में डुबोएंगे, देखो जिस माध्यम में होगा लेंस उसी माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक की बात करेंगे। तो द्रव में है तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक -1 1/r1 - 1/r2। इसको समीकरण 2 मानेंगे, इसको समीकरण 1 मानेंगे। यही पूछा गया था, इन दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। तो समीकरण 1 भागे समीकरण 2। मैंने इस पूरे डेरिवेशन को अच्छे तरीके से कराया है। देखिए मैंने आप सभी लोगों के लिए जितने महत्वपूर्ण प्रश्न सबकी एक प्लेलिस्ट बना दी है, और लिंक भी मैंने दे देता हूँ कमेंट बॉक्स में। अगर आप नहीं देखते तो नुकसान अपना ही करते हैं, और बहुत ही सरल लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कराया है। मैंने अपवर्तनांक पर, वक्रता, त्रिज्या पर फोकस दूरी की निर्भरता को अच्छे तरीके से पढ़ाया है। ये वहीं से क्वेश्चन आया है। इन दोनों को जब भाग करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1/FA और नीचे हो जाएगा 1/FL। 1/FA की वैल्यू की अगर बात करेंगे तो ANG -1 1/r1 - 1/r2। अच्छा, नीचे कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा LNG -1 1/r1 - 1/r2। भाई इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। FL आपका ऊपर चला जाएगा, FL बटे में FA हो जाएगा, है ना, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा ANG -1 और बटे में
ln(g)-1 इतना भी लिख सकते हो और भी थोड़ा आगे सॉल्व कर सकते हो। नहीं, रेशियो पूछा था तो ये हो जाएगा, और अगर FA/FL का निकालना तो पलट देना। तो एक न्यूमेरिकल भैया आपका और बचा है जो कि बहुत ही धाकड़ न्यूमेरिकल है, उसको भी चलिए देख लेते हैं और उसके बाद हम क्लास को द एंड करेंगे। ओके, इस न्यूमेरिकल में देखिए मैक्सिमम विद्यार्थी कंफ्यूज थे और हमको लगता है कि मुश्किल ही किसी का सही होगा। ठीक है, और ये जो न्यूमेरिकल हमने उठाया है ये हमारे है प्रकाश के व्यतिकरण चैप्टर का। चलिए हम देख लेते हैं इस न्यूमेरिकल को भी। देखिए इस न्यूमेरिकल में कहा गया कि यंग के द्विसरण प्रयोग में पर्दे पर अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का रेशियो दिया है। मैक्सिमम आई मैक्स बटे में आई मिन, इसका रेशियो दिया है। न्यूमेरिकल नंबर 6 है 9:1। आई मैक्स बटे आई मिन सभी को पता है कि A1 + A2 बटे में A1 - A2 के होल स्क्वायर के बराबर होता है। इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2 बटे में A1 - A2। अच्छा, स्क्वायर इधर आ गया तो अंडर रूल लग जाएगा, ये 9/1 हो जाएगा, अर्थात ये 3/1 आ जाएगा। लेकिन प्रश्न में पूछा ये गया है, प्रश्न में क्या पूछा गया है? प्रश्न में ये पूछा गया है कि स्लिटों की चौड़ाइयों में क्या अनुपात होगा। स्लिटों की चौड़ाइयों को हम W1 W2 से लिखते हैं। आपसे ये पूछा गया है कि W1/W2 कितना होगा। अब स्लिटों की चौड़ाइयों का मैक्सिमम और मिनिमम तीव्रता से संबंध जिसको नहीं पता होगा वो नहीं लगा पाएगा। लास्ट में एक छोटा सा रिलेशन आपको देखना मिलेगा कि जो स्लिट की चौड़ाई होती है वह तीव्रता के समानुपाती होती है, और आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि तीव्रता जो होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। मैक्सिमम और मिनिमम तीव्रता का व्यंजक आपको ज्ञात करना बताया मैंने। ये दो जिसको रिलेशन पता होंगे वही वो न्यूमेरिकल लगा सकता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमको अगर W1/W2 निकालना है तो हमको तीव्रता चाहिए। तीव्रता के लिए हमको क्या चाहिए? आयाम चाहिए। यहाँ पर तो मैक्सिमम और मिनिमम तीव्रता का रेशियो दिया गया है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले ऊपर से A2 कॉमन लेंगे जबरदस्ती वाला, तो ये A1/A2 + 1 हो जाएगा, और नीचे A2 कॉमन लेंगे तो ये A1/A2 - 1 इधर हो जाएगा 3/1, इससे इसको काट देंगे। देखिए इधर हो जाएगा तो ये A1/A2 + 1 हो जाएगा, इसका गुणा इधर से हो जाएगा तो 3A1/A2, और 3 का गुणा 1 से हो जाएगा -3। एक काम करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3A1/A2, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का A1/A2, इधर 1 है, 3 को इधर लेंगे प्लस का 3 हो जाएगा। देखिए इधर इसमें हम A2 ले लेंगे भाई LCM, क्योंकि बराबर है 3A1 से A1 जाएगा तो 2A1 हो जाएगा, और 3 1 कितना हो जाएगा 4, तो A1/A2 बराबर 4/2 मतलब 2/1 आ जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, अगर हमको तीव्रता चाहिए तो तीव्रता I1/I2 बराबर हो जाएगा A1/A2 का होल स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर करने का मतलब उधर भी स्क्वायर 4/1। ठीक, तो चाहे A1/A2 का होल स्क्वायर बोलिए चाहे I1/I2 से बोलिए, क्योंकि तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, बराबर हो जाएगा आपका 4/1। अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि मैंने कहा W जो होता है वह तीव्रता के समानुपाती होता है, तो हम ये कह सकते हैं स्लिट 1 और स्लिट 2 W1/W2 बराबर हो जाएगा I1/I2, तो W1/W2 बराबर आ जाएगा 4:1। ये आपका करेक्ट आंसर है। स्लिटों के बीच के जो चौड़ाइयों का अनुपात होगा वो 4:1 हो जाएगा। बहुत मेन प्रश्न है, स्क्रीनशॉट तड़ से ले लो, और नेक्स्ट क्लास में आगे के महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ आपको मिलते हैं। चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।